अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज के डिटेल्ड लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस टॉपिक डिराइव करने जा रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जब हमारे पास किसी सिस्टम में अरबों खरबों पार्टिकल्स होते हैं, जैसे किसी सिलेंडर में गैस के मॉलिक्यूल्स, तो हम हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी या एनर्जी अलग से नहीं निकाल सकते। वहाँ हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ हमें बताता है कि किसी दिए गए टेम्परेचर पर क्लासिकल पार्टिकल्स ढेर सारी एनर्जी लेवल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आज हम इसकी कंप्लीट डेरिवेशन बेसिक रूल्स से शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम इस सिस्टम की 3 बेसिक कंडीशन को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक गैस का सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उनकी टोटल एनर्जी आपके पास जो है वो ई है, ठीक है। और ये पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी इनकी पहचान की जा सकती है। सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, यानी अगर हम पार्टिकल्स का डेल एन या डी एन देखें तो वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो ही होगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपके पास जो इक्वेशन 1 बनेगी वो बनेगी समीशन डी एन आई, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी भी फिक्स्ड है, यानी एनर्जी का अगर हम डी ई भी देखें तो वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक सेकंड इक्वेशन बनेगी समीशन ए आई डी एन आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। इन 2 इक्वेशंस को ध्यान में रखिएगा, ये हमारे आखिरी स्टेप्स में बहुत काम आएंगी। अब हम निकालते हैं कि इन पार्टिकल्स का अलग अलग एनर्जी लेवल्स यानी N1 N2 से लेकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का कितने तरीके हैं, और इसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, इन जितने भी पार्टिकल्स उनका फैक्टोरियल लेते जाना है, पाई जी आई एन आई। अब यहाँ ये जो जी आई है वो हर लेवल की डीजेनरेसी यानी इंट्रिंसिक कैपेसिटी को दिखाता है। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ln ऑफ W इज इक्वल्स टू ln ऑफ n फैक्टोरियल माइनस ln ऑफ n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल से लेकर n आई फैक्टोरियल प्लस ln ऑफ पाई जी आई एन आई। नेक्स्ट स्टेप, ln ऑफ W इज इक्वल्स टू ln ऑफ n फैक्टोरियल माइनस समीशन ln ऑफ एन आई फैक्टोरियल प्लस समीशन एन आई ln ऑफ जी आई। ये अब हमने इनका नेचुरल लॉग ले लिया और इसको हमने कह दिया ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है। क्योंकि बैचलर लेवल पर कैलकुलस के जो बड़े फैक्टोरियल्स होते हैं, यानी कि ये जो हमने एन आई का फैक्टोरियल, ये बहुत बड़ा फैक्टोरियल है, इसको हम हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ हम एक मैथमेटिकल टूल यूज़ करते हैं जिसे स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, ठीक है। यूजिंग स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। और इसका क्या रूल होता है? इसका रूल होता है कि हमने जो ln ऑफ x का फैक्टोरियल लेना होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है x ln ऑफ x माइनस x के, ठीक है। तो चलिए अब इस रूल को हम इस इक्वेशन 3 में अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ln ऑफ W इज इक्वल्स टू n
ln ऑफ n माइनस n माइनस समीशन n फैक्टोरियल ln ऑफ n फैक्टोरियल माइनस एन आई, सॉरी ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, फैक्टोरियल नहीं है, एन आई प्लस समीशन एन आई ln ऑफ जी आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ln ऑफ w इज इक्वल्स टू n ln ऑफ n माइनस n माइनस सम एन आई ln ऑफ एन आई प्लस सम, सिंपल ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, एन आई प्लस सम एन आई ln ऑफ जी आई। ठीक है, हम जानते हैं कि सारे छोटे पार्टिकल्स यानी सम ऑफ एन आई जो हैं वो मिलकर टोटल पार्टिकल्स n के बराबर होते हैं, है ना। तो इसलिए n और प्लस हमारे पास सम ऑफ एन आई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो होगा n ln ऑफ w इज इक्वल्स टू n ln ऑफ n, क्योंकि हमें पता है ना कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास n के ही बराबर हैं, तो इसलिए हमारे पास ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे हमारे पास बच जाएगा n ln ऑफ n माइनस सम एन आई ln ऑफ एन आई प्लस सम एन आई ln ऑफ जी आई। ठीक है, अब हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 4। ओके जी, इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोबेबिलिटी यानी ये जो W है, ये हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, और कैलकुलस का रूल है कि मैक्सिमम वैल्यूज़ का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। यानी अगर हम इस ln ऑफ W का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमेशा हमारे पास ज़ीरो होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। n कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ इक्वेशन 4 का सिंपल। ठीक है, d ln ऑफ W इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस सम d एन आई ln ऑफ एन आई प्लस एन आई। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि n कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा, और जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमेशा हमारे पास कैलकुलस का रूल है कि मैक्सिमम वैल्यू का डेरिवेटिव भी हमेशा ज़ीरो होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे ज़ीरो किया है। ठीक है, प्लस एन आई डॉट, अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं 1 बाय एन आई डी एन आई प्लस समीशन टी एन आई ln ऑफ जी आई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ln ऑफ W, कैलकुलस का रूल है कि जितना हमारे पास बड़ा डेरिवेटिव होगा मैक्सिमम वैल्यू का डेरिवेटिव वो भी ज़ीरो होगा, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोबेबिलिटी क्योंकि हमेशा मैक्सिमम होती है तो जितना हम बड़ी वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं वो ज़ीरो हो जाता है। और दूसरा हमारे पास ये जो n है वो भी कांस्टेंट है, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो भी हमारे पास उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो सिंपल हमने जो है वो इस इक्वेशन 4 का डेरिवेटिव ले लिया। ओके जी, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि डेरिवेटिव किस तरह से ज़ीरो हुआ है, तो अब पीछे जो हमारे पास जो रह गया है वो क्या बच गया, उसको डेरिवेटिव लेने के बाद अब हमारे पास बच गया माइनस समीशन टी एन आई ln ऑफ एन आई माइनस समीशन डी एन आई प्लस समीशन डी एन आई ln ऑफ जी आई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ बच गई डेरिवेटिव लेने के बाद। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि हमारी पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखवाई थी वो क्या थी कि समीशन हमारे पास जो है वो डी एन आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है ना। फर्स्ट इक्वेशन यही लिखवाई थी, मैंने आपको कहा था कि उसको याद रखिएगा क्योंकि वो हमारे आखिरी स्टेप्स में काम आएंगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि बीच वाली टर्म ज़ीरो हो गई है तो अब बाकी टर्म्स को हम अरेंज, क्योंकि हमने कहा है ना पहली कंडीशन थी ना कि हमारे पास समीशन डी एन आई ज़ीरो है तो बीच वाली टर्म होगी ज़ीरो, तो पीछे हमारे पास अब क्या रह गया, समीशन
ln ऑफ GI माइनस ln ऑफ NI DNI इक्वल्स टू 0। ठीक है, मज़ीद इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई समीशन ln ऑफ GI बाय NI DNI इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 5 है। ठीक है, अब हम इक्वेशन 5, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ेंगे एक स्पेशल मेथड से जिसको कहते हैं लेग्रांज मेथड। ठीक है, ओके जी, अब मैंने आपको बताया है कि हम इक्वेशन 5, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ेंगे एक स्पेशल मेथड से जिसको कहते हैं लेग्रांज मेथड। ठीक है, इक्वेशन 5 ये है, इक्वेशन 2 ये थी। ठीक है, और इक्वेशन 1 ये है। ठीक है, अब हम इनको लेग्रांज मेथड लगा के इसको थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे लेग्रांज मेथड को इन तीनों इक्वेशंस में। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को एक कांस्टेंट यानी अल्फ़ा से और इक्वेशन 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 को अल्फ़ा से और इक्वेशन 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करके और उसको इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेग्रांज मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा समीशन ln ऑफ GI बाय NI DNI माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, समीशन DNI माइनस बीटा को अब मैं कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, ये हमने लगाया है लेग्रांज मेथड। इक्वेशन 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये अब हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा समीशन ln ऑफ GI बाय NI माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा EI DNI कॉमन ले लिया ना इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये जो DNI की टर्म है वो 0 नहीं हो सकती, इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास ln ऑफ GI बाय NI माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा EI। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम इसमें ln ऑफ GI बाय NI जो है वो हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा के। ठीक है, लॉग ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। ठीक है, लॉग ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे। GI बाय NI इज इक्वल्स टू E अल्फ़ा प्लस बीटा EI बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास बन जाएगा GI, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, GI बाय NI इज इक्वल्स टू E अल्फ़ा E बीटा EI। ठीक है, E ये स्मॉल एक्सपोनेंशियल है और ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। इसी को हम रेसिप्रोकल NI की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले ये GI बाय NI है ना, तो इसमें से अगर हम NI की वैल्यू निकाल सकते हैं, NI इज इक्वल्स टू GI बाय E अल्फ़ा E बीटा EI। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो NI की वैल्यू आ जाएगा GI E माइनस अल्फ़ा E माइनस बीटा EI। ठीक है, यहाँ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में बीटा की वैल्यू आपके पास जो है वो 1/kT होती है, जहाँ K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आप याद रखें, ठीक है, कि आपके पास स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में बीटा की वैल्यू 1/kT होती है और K आपके पास जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो फाइनल फार्मूला बनेगा NI इज इक्वल्स टू GI बाय E अल्फ़ा E माइनस EI बाय KT। ठीक है, अब यही है हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
ठीक है, तो दोस्तों ये थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कंप्लीट मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये इक्वेशन हमें साफ दिखाती है कि जैसे जैसे किसी लेवल की एनर्जी EI बढ़ेगी उसमें पार्टिकल्स की तादाद NI एक्सपोनेंशियली कम होती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि बैचलर लेवल का ये बड़ा और डरावना लगने वाला सवाल अब आपको आसान लगेगा। अगर डेरिवेशन के किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें या कमेंट में मुझसे पूछें। अगली वीडियो में हम बोज आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।